बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 जनवरी साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेशक बेशक। यार जो है ना, कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो अपने मुआशरे से आगे चल रहे होते हैं, मतलब उनकी सोच जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक सोच होती है। आज मैंने लगन है मैं भी थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया। कैसे? ठीक है, आज ये प्रोग्राम किस दिन का हम कर रहे हैं? सैटरडे का फीडबैक का प्रोग्राम है ना। तो आज के दिन जो है वो 20वीं सालगिरह है। शादी की? नहीं है। मैंने अवारी होटल के खुर्शीद महल हाल के अंदर जो है वो एक शख्स है, खुद साख्ता दानश्वर, बकवास करता रहता है, हसन निसार। मैंने उसकी बेइज्जती की थी। अच्छा, 20 साल पहले पब्लिकली। ओए होए, और इतनी का की थी। ठीक है, भाग गया था उठ के वहां से। ठीक है, दौड़ के लगा गया था। मुझे उसके बाद उसकी बेइज्जती करने की कोई हसरत नहीं है, और ये दिन मुझे याद है। ठीक है, और मेरा मतलब है कि इसलिए आजकल सारे लोग उसके बारे में, उसके ख्यालात हाय आलिया के बारे में जब बात करते हैं जी, तो मैं अपने आप को बड़ा फ्यूचरिस्टिक बंदा समझता हूँ कि मैं 20 साल पहले ही पता कर लिया कि चलेगा जी जी, और आज 20 साल बाद वो प्रूव भी हो गया। अब देखना ये है कि वो जिनको जाके अपना ये चावल पान बेचता है और वो खरीदते भी हैं, उनकी अकल के ऊपर मातम होना चाहिए ना। मातम तो मीर शकील और रहमान की अकल पे बनता है ना, या उसके साहबजादे मीर इब्राहिम की अकल के ऊपर मातम बनता है ना। इसमें हसन निसार का क्या कसूर? इस तरह के मतलब 1 लाख बड़बोले लाहौर के अंदर पाए जाते हैं, रोजाना थड़ाबाजी करते हैं बैठ के ठड़ा लगाने के बाद। ठीक है, उनका तो कोई कसूर नहीं। मातम जो है वो तो मीर शकील रहमान की दिमागी सेहत का होना चाहिए ना, या उनके साहबजादे के। तो इसलिए मैंने उस पर कोई ट्वीट नहीं की। पूरा शहर हाथों में जुतियां पकड़ के ना उसको ढूंढ रहा है, और वो बेलीपुरे में छुपा हुआ है जाके। ठीक है, अब जनाब फीडबैक। जी, पहला मैसेज अली असद का, थैंक यू वेरी मच। आप दादाजी का खून ना जलाने आया करें। इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कैसा है? दादाजी बता चुके। मैं अर्ज कर चुका हूं, मुनासिब नहीं है, कुछ नहीं हाथ आता आपके। जी, और आपने आगे तफसील लिखी कि आपके दोस्त ने स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली और आपको भी वो प्रवोक कर रहा है। उस दोस्त को जुतियां मार के घर से निकाल दें। ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा जी। इकबाल मिर्जा कहते हैं, दादाजी आपका ओपिनियन क्या है ओजीडीसी और एंग्रो के शेयर के मुतालिक? दोनों अच्छे बहुत अच्छा है होना चाहिए, आपके प्रोफाइल में दोनों होने चाहिए। जी, सॉरी, प्रोफाइल कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो में आपके दोनों शेयर्स होने चाहिए, और एंग्रो फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, और डर के नहीं कह रहा, फौजी फर्टिलाइजर भी होना चाहिए। ठीक होना चाहिए आपके प्रोफाइल पोर्टफोलियो के अंदर। साकिब सलीम कहते हैं, दादाजी बतौर एक तालिब इल्म मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुल्क में जितने भी बहरान चल रहे हैं वो हमारे अपने गलत फैसलों और पॉलिसीज़ का नतीजा है। गलत फैसले और पॉलिसियां कौमों से हो जाती हैं, लेकिन उस पर इसरार करना ज़्यादा असल तबाही में है। ये तबाही है। ठीक है, देखिए 2 बातें जो हैं वो आदमी को तबाही, बर्बादी और उसकी नस्लों का बेड़ा गर्क कर देती। एक, अपने बोले गए झूठ को सच समझ के उस पर ईमान ले आना। अपना बोला गया झूठ जो होता है, जो आप मुखालिफ को बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, उसके ऊपर उसको सच समझ के, आपको तो पता होना चाहिए कि मैं झूठ आप खड़ा है। हाँ, मैंने खुद खड़ा हुआ है, तो मैं ठीक। हाँ, जब आप उसको सच मान लेते हैं तो आप तबाह हो जाते हैं, आपकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। ये जितने भी मुगालता है पाकिस्तान के झूठ हैं, ये हमने खुद गढ़े हैं बैठ के, और अब खुद उन पे ईमान लाए बैठे हैं, और पूरी दुनिया जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना, अब ये है कि इन्होंने फड़ो फसादी गए। पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो इमेज इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है वो ये है कि ये खुद फसाद पैदा करते हैं,
फिर पैसे मांगते हैं कि फसाद ख़त्म कराने के लिए पैसे दें। रद्दुल फसाद, और फिर रद्दुल फसाद लॉन्च करते हैं और फिर भी ख़त्म नहीं करते, बाकी रख लेते हैं। 95% इलाका क्लियर करके 5% फिर रख लेते नहीं, हैं नहीं। ताकि फिर हमसे पैसे मांग सके। एक कांटूटे बदमाश है दुनिया दे 95% क्लियर करा के कमर तोड़ दिया है। हाँ, लेकिन 100% कभी किसी इलाके के अंदर ये क्लियर नहीं करवाते। हाँ, लंगड़े दहशतगर्द आ जाते लोग हैं। जो है ना वो फिर ना हमें अब वो ना ब्लैकमेलर कहना शुरू हो गए बाकायदा। तो सही कहते हैं ना। और अमेरिका बहादुर जो खुद बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, वो हम कहते हैं कि हमें कांटूटे के तौर पे रख ले, लेकिन वो नहीं रखता, वो आगे से चपेड़े करवाता है। ठीक हो गया ना। एक तो ये बात होगी कि अपने बोले गए झूठ के ऊपर यकीन कर लेना, और दूसरा इन्होंने क्या कहा, पॉलिसीज, हाँ, गलत फैसला लेके उसके ऊपर डट जाना कि मैं बहुत अच्छा फैसला लिया है और मैं इस फैसले को मजीद आगे बढ़ाऊंगा, जैसा कि मौजूदा हुकूमत कर रही है। दूसरी बात साकिब ने ये कही कि दादाजी आपको नहीं लगता कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय एग्रीकल्चर पे ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि इतने हैवी डेट्स के नतीजे में, लॉन्स के नतीजे में इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्पीडी ग्रोथ नहीं होगी, जबकि एग्रीकल्चर से हम तरक्की जल्दी कर जाएंगे। देखिए, एग्रीकल्चर के इनपुट्स, इंग्रेडिएंट्स या मुदाखलात को जिस तरह एक हुकूमती पार्टी के फाइनेंसर्स ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है, जब आप बीज जाली डालेंगे, जब आप पेस्टिसाइड जाली डालेंगे, जब खादें जाली डालेंगे, तो क्रॉप 40% कम ही होनी है ना। क्या ख्याल भाई? मैं पूरे नीली बार का चक्कर लगा के आ रहा हूँ इस वीकेंड के ऊपर, और वहाँ पे जिस भी किसान से इंटरेक्ट हुआ है उसने खाद नहीं डाली गंदों में जी, तो पैसे ही नहीं कि कितों पाइए। हुकूमत ने अगर खाद महंगी करनी थी कर लें आप, लेकिन उसके लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम कर देते। किसान के पास कोई ना कोई कार्ड किसी ना किसी हालत में मौजूद है, किसी के पास डेबिट कार्ड है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, पहुंच गया किसान के पास कार्ड। आप किसी के पास एग्री कार्ड है, ठीक है यार, आप उस कार्ड के जरिए सब्सिडी दे सकते हो, तो उसको 4 खादों के लिए, 4 खाद की बोरियों के लिए कर्जा नहीं दे सकते जी। और मेरा मतलब है 12-15 अरब रुपए में गाल मुक जानी थी। नहीं है उसके पास पैसे, उसने नहीं डाली। ठीक है, किसान ने खाद सिर्फ डाली है आलू की फसल के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि आलू की फसल जो है वो महंगी बिक जाएगी। इस वक्त भी आलू जो है वो 80 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है, नया आलू। हाँ जी, मेरा हाल 70-80 रुपए चल रहा है। 70। इसके बावजूद किसान ने अभी तक आलू उखाड़ना शुरू नहीं किया, जो 80% आलू के इलाके हैं। और मैं बात कर रहा हूँ पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा, 3 अजला के अंदर अभी तक आलू की फसल खड़ी हुई है। वो कहते हैं साइज में बड़ा हो, हमने खाद डाली है इसके अंदर। अगली क्रॉप वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, आगे वो चला जाएगा ब्रास इसके अंदर, वो क्या कहते हैं ऑयल सीड की किसी क्रॉप के अंदर, ईल्ड के अंदर, लेकिन वो इसको करना चाह रहा है। हालांकि इन इलाकों के अंदर किसान जो है वो 2 फसलें लिया करता था किसी ज़माने में आलू की। अब वो कहता है एक का ही इतना बड़ा आलू निकालूंगा, नहीं उठाता भी मैं जी। 80 रुपए पे नहीं उठा रहा। वो कहता कॉस्ट पूरी नहीं होती, 80 रुपये तो कंज्यूमर प्राइस है ना। चलो इसका आधा भी किसान को मिलता होगा, कहना 40 रुपये का मैनू घर पै रहे। ठीक है, चल। नईम भट्ट कहते हैं, दादाजी आपकी तलाह इन्फॉर्मेशन या कहने के मुताबिक बांग्लादेश इसलिए तरक्की कर रहा है कि वहाँ के सर लोग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ मिलकर खाते हैं। वैसे कमाल नहीं हो गया, करप्शन तो फिर लीगल हो गई। जी बिल्कुल लीगल नहीं हुई, लेकिन वहाँ के सर लोग जो है ना वो तीसरी एक्सटेंशन के बाद, मतलब एक बंदा ही लौट रहा है ना, वहाँ पे सर लोगों की पॉपुलेशन कम है। नहीं तो दादाजी वहाँ पे भी एक्सटेंशन होती है। हाँ, तीसरी एक्सटेंशन तो हसीना वाजिद क्यों कहती है मैंने काकोल वाले खत्म कर दिए सारे। उनके चीफ जो है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो तीसरी एक्सटेंशन ले गया 2019 में शायद। अब उसकी तीसरी भी खत्म होने वाली है भाई। तो दादाजी पाकिस्तान में भी इंडोनेशिया की तरह 20% सीटें नहीं ना देते पार्लियामान में, फिर भी काम नहीं चलना, खतरा नहीं रहेगा। फिर भी काम नहीं चलना। असल मसला बदनीति और नलायकी का है। जब अपने बदनीयत लोग पैदा कर दिए हैं जो कि नलायक भी हो साथ में, तो बेड़े गर्क होते हैं ना। नस्लें आपकी नीचे लग जाती हैं, लग रही हैं। आगे चल जी। नेक्स्ट मैसेज नूरुद्दीन अहमद,
आपने एक डिटेल्ड मैसेज लिखा, कहते हैं आप इस पे तबसरा फरमा दें, मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं जैसा कि डॉक्टर हफीज़ पाशा कहते हैं, नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। 55% ऑफ इवन डिफेंस स्पेंडिंग कम्स फ्रॉम बोरिंग। अप्रॉक्सीमेटली 5,000 अरब का जो रेवेन्यू है कलेक्ट होता है, उसमें 3.2 ट्रिलियन यानी 3200 अरब रुपया डेट सर्विसिंग यानी कर्ज़ों की अदायगी के सिलसिले में दिया जाने वाला सूद उसमें अदा हो जाते हैं, और 2 ट्रिलियन जो है यानी 2,000 अरब वो डिफेंस के साथ कमिटमेंट है। 250 वैसे चलें 2,000 लगा ले। किसी को 1 रुपया देने के लिए भी कोई पैसे नहीं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट कुछ भी हो, कोई पैसा नहीं है। मज़ीद आपने स्टेट के पैरेलल स्टेट का भी तस्करा किया, उसको मैं छोड़ दूँ तो इस पर तबसरा फरमाएं। बैंकरप्सी जब तक पाकिस्तान हुकूमत अनाउंस नहीं करती तब तक तो नहीं होगी ना। और हम अभी तक कंटुटे बने हुए हैं कि जनाब हमें पैसे दें, हमने ऑपरेशन करना है, क्योंकि अफगानी तालिबान हमारी तारे उतार के ले जा रहे हैं और हमारे बारे में गंदी गंदी बातें भी करते हैं। तो की ख्याल है कि एड़ा ड्रामा करवा रहे हैं हम, ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद है पैसे लाओ, असी इन्हों के खिलाफ ऑपरेशन करिए। तो तालिबान को सबक सिखाना इस वक्त किस पार्टी की तरजीह हो सकती है? अमेरिकन की ना, कि साड़ी बेइज्जती की थी इन्होंने कुटापा चाड़े पर हमारे बंदे ना मरे, ठीक है ना। तो हम उनको दिखा रहे हैं कि ये देखें हमारा भी इनके खिलाफ डेट खड़ा हो रहा है, इनके खिलाफ कर्ज चढ़ रहा है, हमारा भी दुश्मनियों का, ये हमारे बेइज्जतियां कर रहे हैं, जरा पैसे ने लाओ ना, जरा सी इन्होंने फैंड लाने थोड़े ब्याह के उत्ते। और अगली बड़ा मर्जी की गल जी, अमेरिकन में गल पता है कि हमें फिर ये चुगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने चुगत नहीं बनना। तो इसमें से हमें हासिल वसूल क्या होना है? सिर्फ बेइज्जती। यार कैसी कैसी भोंगी साजिश करते हैं हम। आपकी बात दुरुस्त है जी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। अक्सर व बेशतर जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि लोगों से पैसे मांग के हमने रखे हुए हैं, ठीक है। वो डाटा जारी होता है, फिर हमारे जैसे जो चंद बोलते जो चंद हैं, ये जो शरपसंद हैं, ये जो हम जैसे शरपसंद हैं, वो शोर मचाते, ओए 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 तो आपने मांग के रखे हुए हैं, इनमें से भी काम हो गए। फिर हुकूमत कहीं से इधर से पकड़ के कोई एडवांस टैक्स लेके फिर उसको पॉजिटिव में लेके आती है, या 2-4 कंपनियों को कहती है यार अपनी प्रोसीज लेके आओ ज़रा पाकिस्तान वापस, ये वो करनी है। आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बात हम मान नहीं सकते जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम वो बात करते हैं जो सरकार कहती है, हम उसका तजिया करते हैं ना। ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये नहीं पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं, ये एक प्राइवेट बंदे का तजिया है, ठीक है ना जी। हाँ अच्छा जी, मैसेजेस की तरतीब देखो ना, मेरी अपनी तरतीब ठीक है? हाँ जी सही है। अच्छा जी, मोहम्मद तोहा खान, ऐसे भाई को कारी लग रहा है जी, कहते हैं उठाए जाने के बाद से आपको फॉलो कर रहा हूँ। सवाल क्या है इनका, दादाजी पर्सनली किस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं? फिलॉसफी क्या है टुवर्ड्स बिजनेस आपकी? मज़ीद ये फरमाइए कि आपके पास नॉलेज भी है, राब्ते भी हैं, कौन सी चीज़ दादाजी को शदीद अमीर तरीन होने से रोक रही है या उस तरफ नहीं ले जा पा रही? दादाजी खुद बड़ी रुकावट है, कहते हैं मैं अमीर होना ही नहीं। मैं खुद बहुत बड़ी रुकावट हूँ, लेकिन पहली बात यह है कि मेरा मॉडल जो है वो बड़ा क्लियर है। हम मुतअद्दिद वीलाग और दादा पोता शोज़ में कह चुके हैं, अब दोबारा अर्ज़ किए देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से पहले लर्निंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू इससे होती है कि बच्चा जो है वो गन पॉइंट पे बाप को या माँ को ब्लैकमेल करके कहता है पैसे कढ़ो, मैं बिज़नेस करना, पैसे दें, मैंने बिज़नेस करना है। और मैं वहाँ पे कहा करता हूँ कि बिज़नेस कभी भी पैसों से नहीं होता, बिज़नेस आइडिया, ख्यालात और महारत से होता। आपने जो कारोबार करना, आप दुनिया का कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, आपको 2 से 5 साल उस कारोबार के अंदर, आपकी उम्र 24 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, आपको उस कारोबार में घुसना चाहिए और उसकी ऊंच नीच समझनी चाहिए। और जब आपका इनर सेल्फ मुतमईन हो जाए कि मुझे इसकी सारी ऊंच नीच का पता चल गया है, तो जब आपको ऊंच नीच का पता चल जाएगा तो फिर आपको सप्लाई चेन का भी पता चल गया होगा। मेडिकल स्टोर खोलना है, किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर सेल्समैन लग गए, वहाँ पे आपने 2 साल खड़े होकर काम किया, आपको पता चला सप्लाई कहाँ से आती है, कुछ दवाइयाँ साहब ख़रीदने जाता है, किस
फला बड़े शहर जाता है ख़रीदने के लिए, है, या अकबरी मंडी, वो क्या है जी, वो नहीं, लोहारी गेट की मार्केट में जाता है, उसके साथ गए, वहाँ का विजन हुआ, अच्छा यहाँ से ये खुद ख़रीद के लाता है महंगी दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ इसको दुकान पे भी आ जाती हैं, मेडिकल स्टोर की लर्निंग हो रही है ना उसकी, ठीक है। अच्छा, मरीज़ का परेशान देख के उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, ठीक है, और बाज़ार उसके साथ हमदर्दी कर रहे होना है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होना है साथ साथ, ठीक है। 4 दवाइयों के रेट कैसे हिसाब डाल दें, ये सारी हैंकी पैंकी जब वो सीख ले तो फिर वो आ जाए मैदान के अंदर। लेकिन सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा ले के कहना कि मैं मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। मैंने पिछले दिन जिक्र किया था कि लेदर शूज़, नेचुरल लेदर के जो शूज़ हैं वो दुनिया में इस वक्त शदीद डिमांड में हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। और नेचुरल लेदर जब मैं कहता हूँ तो हलाल किए गए जानवर का खाल, हलाल किए गए जानवर की खाल, क्योंकि जब आप उसे हलाल करते हैं और खून उसमें से निकाल के बहा देते हैं तो उसके अंदर एक ख़ास शाइन आ जाती है कुदरत की तरफ से, जो जिसका कोई मैच ही नहीं है दुनिया के अंदर। और जितना इस्तेमाल होता जाता है वो लेदर, उतना ही उसमें शाइन आती जाती है, ठीक है। यही खसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कपास में रखी है और यही हमारे जानवरों की खाल में रखी है। ये ख़ास तौर पर नीली बार के अंदर जो जानवर पलते हैं या जो चीज़ें उगती हैं, मैं इस मॉडल का हामी हूँ कि पहले उसकी लर्निंग की जाए, उसके टेक्निकल प्रोसेस की लर्निंग की जाए। और जब आप टेक्निकल प्रोसेस की लर्निंग पूरी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पैसे के लिए, तो इस काम के लिए तो मुझे या तो रकम की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो उतनी की नहीं है जितना मैं बाहर बैठा हुआ एस्टिमेट कर रहा था। सिंपल मॉडल। और ज़्यादा के भी है तो वो लास्ट स्टेज पे है, ठीक है ना, बाद में है उसकी ज़रूरत। हाँ, तो वो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत सारे 2 नंबर लोगों के हाथों जो है वो लुटने से बच जाएंगे। ये मॉडल है जी। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला से मैंने कभी खुशहाली मांगी ही नहीं। मैं कहता हूँ बस जिस काम है ना छोटे मोटे वो सीधे होते जाएं, और मुझे भी गुमराह करते रहते हैं। छोटे मोटे काम जो है ना वो हो जाए यार। जितने पैसे ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मुझे नोटिस भेजता और आपको नहीं भेज रहा। नहीं भेजता मुझे नोटिस, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि पैसे इतने आने ही नहीं चाहिए, हल्की सी ना गुर्बत में रहना चाहिए, ठीक है। उसकी मेरी कोई रूहानी वजूहात है, ज़ाती वजूहात है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। लोग हमसे पूछ के रहनुमाई लेके माशाल्लाह, ठीक है, वो जो हैं वो बहुत हमसे बहुत ज़्यादा खुशहाल है। और दादाजी के लर्निंग वाली स्टेज से एग्री होने के बाद मैंने रास्ता बदल लिया, और लर्निंग जरूर होनी चाहिए, बाकी पैसे कमाना काम ये मेरे से खुशहाल है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर पैसा कमाना कोई काम नहीं है, मसला ही नहीं। मुझे तो काम ही कोई नहीं लगता। यहाँ पे हर शख्स घर से लुटने के लिए निकला हुआ, सीधे रास्ते से इतने पैसे बनते हैं। निकला, मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे बखेरने के लिए निकला है। भले उसकी जेब में 10 रुपए हैं, भले 10 करोड़ रुपए हैं, वो पैसे जाया करने घर से निकलता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं एक सेमिनार में गया, जल्दी बताना जरा, टाइम शॉर्ट है। मैं बिल्कुल मुख्तसर बता रहा हूँ, मेरा ख्याल है नीदरलैंड में था वो सेमिनार क्या था, एक वर्कशॉप थी 5 रोज़ा 1 हफ्ते की। कहीं से घूमता घामता इनविटेशन मेरे नाम पे आ गया, मैं वहाँ पे फौरी तौर पे निकल गया। वहाँ पे कुछ यहूदी ख़वातीन जो थी, वह मेरे से ख़वातीन ही टकराती हैं। एक मिनट, एक आपको मिलने भी आई थी, बेज़रर इंसान हूँ, तो ख़वातून मुझसे टकरा गई और मैंने उसे जब कहा, मतलब उनसे मुकालमा हुआ, हमने भी अपना केस रखा फ़लस्तीन वाला, ठीक है, उन्होंने भी अपना केस रखा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाला, और यूँ हमारे दरमियान जब डायलॉग हुआ तो उसके बाद फिर हम बाकी के 4 रोज़ इकट्ठे रहे। तो उसने कहा कि मैंने ना अपनी बेटी के लिए माशाल्लाह, उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी थी, वो बाज़ार में ख़ातून इतना घूमी और ऐसी ऐसी प्रोफेशनल डिस्कशन उसने की सेल्समैनों के साथ, यार मैं आखिर में जाके मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके सर में कुछ मार दूं। जिच कर दिया ना उसने। मैं कहा यार तू अच्छी भली खुशहाल खातून है, खर्च दे पैसे, और तूने ये 10-12 पाउंड की चीज़ खरीदने के लिए और उसमें रायत करवाने के लिए और उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए पिछले 4.5 घंटे खपाए हैं, और इजरायली गवर्नमेंट को पता चल जाए कि उसकी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है उसने इतने घंटे ज़ाया किए हैं, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें जूते मारे।
उसके बरक्स मैं एक जगह पे अच्छा ए भी दे दे, ए भी दे दे, ए भी दे दे, कितने पे एने पे ला, जिस तरह हमारी खवातीन करती है मोहम्मद, सोचे बगैर खरीदारी करती ठीक है ना। मेरी बात समझ गए ना। मैं दुबई गया जी। और दुबई जो ट्रेड सेंटर है ना वो बड़ा सारा, किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था, और जिसमें पिछली दफ़ा हम वो जो है एक्सपो में गए थे। हाँ, ट्राली में, एक्सपो नहीं था वो, दुबई वो क्या है यार, ट्रेड सेंटर जो है वो था। वो हम ट्रालियों में बैठ के भी उसमें घूमे थे। एक एग्जीबिशन में गए थे ना जो टेक्नोलॉजी और मीडिया की लगी थी। वो नहीं थी। अच्छा। वो जो हमें अगले दिन ले जाया गया था ना उसके ऊपर, वो तो एक ड्रैगन मॉल में हम गए थे। हाँ, ड्रैगन मॉल के साथ था वो। अच्छा, पता नहीं, भूल गया मैं। अच्छा, तो उससे जाके ना बड़ा जनाब वो परफ्यूम की ना 2-3 बोरियां लेके आया, बोतलें। हाँ। बोतलें। और मैं जिनके यहाँ ठहरा हुआ था ना उन्हें मैंने बताया मैंने शॉपिंग की है। ठीक है। दोस्त यार थे अपने, माशाल्लाह एडिटर हैं वहाँ पे अखबार के अंदर, और किसी टीवी के ऊपर भी बड़े अच्छे ओहदे पे फायज। तो हंसना शुरू कर दिया। उनके 2 दोस्त और मेरे, उनके और मेरे 2 कॉमन दोस्त आए हुए थे। जब उन्होंने भी जब ये बात सुनी तो हंस हंस के दौरे हो गए। कहते ये जितने की आप वहाँ से लेके आए हैं ना, आप इतने में इतने परफ्यूम ले सकते थे कि पूरे महल्ले को जाकर भी बांट सकते थे, बस थोड़ा जा इधरों होके इधर होना से। ठीक है। वो खातून यकीनन ये बात जाके नहीं सुनेगी अपने दोस्त अहबाब से जी। हालांकि तो ये जो रवैया है ना हमारा कौमी रवैया इस तरह की चीज़ों के हवाले से, ये है बेसिकली हमारी कसम पुरसी की वजह। हम चीज़ों को उनकी अमीक गहराइयों तक जाके उनका तजिया नहीं करते, और बाद में नताइज के ऊपर बैठ के आहो बका करते हैं जी। बाकी पैसे कमाना आप कौमी मामले में भले ऐसा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन जब आप अपने ज़ाती फनांस के मामले में ऐसा कर देंगे तो आपकी नस्लें गुर्बत भुगतेंगी। आपकी जेब में 10 रुपये हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, आपका रवैया बराबर होना चाहिए। अमीर होने की एक्टिंग कीजिए, एक्टिंग करेंगे तो हकीकी तौर पे अमीर होंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नजर निगरान पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।